नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का दौरा करके भारत वापस लौट चुके हैं और भारत वापस लौटने के बाद अब चर्चा हो रही है उनके द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक की, जो कि आज शाम 4 बजे से शुरू होने वाली है। सोचिए, ये इस साल की पहली कैबिनेट बैठक है जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े फेरबदल क्या होने वाले हैं मंत्रिमंडल में। साथ ही साथ दूसरी ओर ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री देश लौटे उस दौरान की, दूसरी तस्वीर उनके इटली दौरे की, तीसरी तस्वीर यूएई दौरे की, चौथी नॉर्वे, 5वीं नीदरलैंड और छठी जो है वो स्वीडन की। तो ये 5 वो देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री अगले 3 से 4 दिनों में लगातार इन सभी 5 देशों के दौरे पर रहे हैं। कई समझौतों पर चर्चा हुई है, द्विपक्षीय बैठक हुई है और यहां पर भारत के साथ साथ इन देशों के साथ भारत के रिश्तों को कैसे और अच्छा बनाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, तमाम सेक्टर में कैसे आगे काम करना है इन देशों के साथ मिलकर, उस पर बकायदा देखिए प्रधानमंत्री ने चर्चा भी की है। इटली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मेलोनी से उन्होंने वहां मुलाकात की है। यूएई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर वो मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। द्विपक्षीय बैठक का भी आयोजन किया गया। नॉर्वे से लेकर नीदरलैंड की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। स्वीडन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, भारतीय समुदाय जितने थे उन्हें संबोधित किया। कई बड़े सेक्टर को लेकर के बातचीत हुई है और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौट चुके हैं तो अब चर्चा हो रही है उनके द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक की, जो कि पहली इस साल की बैठक है और बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे पहले चर्चा ये हो रही थी कि जून में जहां तक जो फेरबदल है कैबिनेट में वो कहीं हो सकता है, लेकिन अब ऐसे में आज ये कैबिनेट बैठक किन मायनों में खास होगी, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो देखिए, किन किन देशों में प्रधानमंत्री का दौरा रहा। यूएई, नीदरलैंड, इटली में, नीदरलैंड के अलावा 5 देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे, वहां का दौरा उन्होंने किया था। स्वीडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, नॉर्वे गए थे, इटली, नीदरलैंड, यूएई गए हुए थे और अब फिलहाल वो देखिए भारत वापस आ चुके हैं और शाम 4 बजे के बाद कैबिनेट बैठक शुरू होगी। पीएम मोदी की विदेश यात्रा 5 देशों के साथ बड़े समझौते हुए हैं। नीदरलैंड में सेमीकंडक्टर तकनीक पर देखिए फोकस किया गया है, नीदरलैंड की हम बात कर रहे हैं। स्वीडन में ग्रीन एनर्जी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, सबसे ज्यादा फोकस रहा है। नॉर्वे का अगर हम जिक्र करते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में समझौते का जिक्र हुआ, उस पर बातचीत हुई। इटली में इंडो मेडिटेरियन कॉरिडोर पर जोर दिया गया है, इटली में उस विषय पर चर्चा हुई। भारत इटली के संबंधों पर विस्तार से देखिए बातचीत हुई है। नई दिशा देने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप भी पेश किया गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा दें। भारत इटली में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। भारत और इटली के संबंध अब निर्णायक मोड़ पर हैं, ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि भविष्य में साझा विजन पर दोनों देशों में भी सहमति बनी है कि कैसे आगे काम करना है। इंडो मेडिटेरियन कॉरिडोर पर इस वक्त इटली के साथ पूरा फोकस जो है वो भारत का है। व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नेटवर्क को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भारत इटली में तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल के क्षेत्र में व्यापार कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब यूरो से ज्यादा का लक्ष्य रखा गया है इटली के साथ और रक्षा, एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों पर भी विशेष फोकस रहा। इस पर तमाम ऐसे सेक्टर रहे हैं जिस पर बातचीत हुई है। 11 महीने बाद मोदी कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, अन्य राज्य मंत्री जो है शामिल होंगे और कुछ बड़े फेरबदल की आशंका मंत्रिमंडल में हो सकती है। 5 राज्यों में चुनावों के बाद साल की ये पहली बड़ी बैठक है, इस पर भी शायद चर्चा हो। विदेश यात्रा से लौटने के तुरंत बाद कैबिनेट बैठक बुला लेना, इस पर भी हर किसी की निगाहें जरूर टिकी हुई हैं कि फौरन भारत वापस लौटते ही प्रधानमंत्री ने बैठक क्यों बुलाई है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, कितनी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, क्या वाकई में फेरबदल होगा, फीडबैक लिया जा सकता है, किसने अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम किया है। पश्चिम एशिया संकट और इसके आर्थिक प्रभावों पर भी चर्चा हो सकती है, जो इस वक्त लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी भरे मंच से जनता को संबोधित करते
मंत्रालयों के फैसले, उनके नतीजे, भावी योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड, जैसा कि अभी मैंने बोला कि फीडबैक रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा होगी। नीट पेपर लीक और सुधार पर भी मंथन हो सकता है। ये भी बहुत अहम मुद्दा इस वक्त है। मंत्रिमंडल में कुछ बड़े फेरबदल की भी आशंका है। अब किन क्षेत्रों पर फोकस होगा? ऊर्जा से लेकर कृषि क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा फोकस हो सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। उर्वरक के क्षेत्र में भी फोकस किया जाएगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। विमानन के क्षेत्र में भी इस सेक्टर को लेकर के भी बातचीत हो सकती है कैबिनेट बैठक में। साथ ही साथ जहाज रानी पर भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। रसद का भी जिक्र किया जा रहा है। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। उनसे हम जानेंगे कि आज की जो कैबिनेट बैठक है वो कितनी ज्यादा खास है, किन मायनों में कितनी ज्यादा खास है। एक बार फिर से आप क्या बोलेंगे आज की, चूंकि भारत वापस लौटते ही प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुला ली है। अब सभी को इंतजार है कि इसके पीछे का कारण क्या होगा, क्यों ये बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा से लौट रहे हैं आप, तो उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद आज मंत्रिमंडल में परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हालात हैं वो अभी ये हमें सलाह देते हैं कि हमें ऊर्जा संकट देखना है, वैश्विक संकट देखना है। देखिए, मिडिल ईस्ट का जो संकट है, उस तनाव के चलते भारत में भी हालात काफी बिगड़े हैं और कहीं ना कहीं उसका असर सामान्य जनजीवन पे भी आया है। तो निश्चित उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, सरकार के स्तर पे क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो उस पर मंथन होगा, जिसको लेके रसद विभाग से लेके जहाज रानी, क्योंकि देखिए दोनों मंत्रालयों की जहां बात कर रही हैं, तो जहाज रानी मंत्रालय का कार्य है कि वहां से शिपिंग पोर्ट से जो भी शिपिंग होती है, चाहे वो ऑयल हो, गैस हो या अन्य कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, वो सुचारू रूप से जारी रह सके। उसके अलावा देश में ऊर्जा का संकट ना हो, तो उसके लिए रसद विभाग की भी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन बना के देश का जो सामान्य जनजीवन है वो सुचारू रूप से जारी रह सके, उसको लेकर एक कोऑर्डिनेशन बनाने के प्रयास होंगे और भूमिकाएं तय की जाएंगी। उसी के साथ आकलन किया जाएगा कि भारत की स्थिति कहाँ है और हर विभाग क्या कर रहा है। एक समीक्षा बैठक आप इसको कह सकते हैं। दूसरा, जब भी ऐसे प्रधानमंत्री दौरे से आते हैं तो वो आने के बाद राष्ट्रपति को भी अपने दौरे की जानकारी देते हैं, मंत्रिपरिषद में भी अपने साथियों को बताते हैं कि हमने वहां जो एमओयू किए हैं उन्हें कैसे ग्रास रूट पर लाया जाए, किस प्रकार से भारत के उसमें हित है वो आगे धरातल पर लाए जा सके। तो उसको लेके भी एक काम किया जाएगा, उसको भी लेके चर्चा की जाएगी। वहीं सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया अफ्रीका समिट भी दिल्ली में होने जा रही है, जो इसी मंथ है और जिसके विभिन्न जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं, जिसमें लगभग 40 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लाने का लक्ष्य भारत के विदेश मंत्रालय ने रखा है। और कल ही हमें पता लगा था कि 17 देशों से परमिशन मिल चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली आज मॉर्निंग जब बात हुई तो 23 देशों तक यह आंकड़ा पहुंच गया है। तो अफ्रीका के जब इतने हेड ऑफ स्टेट इंडिया आ रहे तो उसको लेकर भी तैयारियों की इस बैठक में चर्चा जरूर होगी और निश्चित रूप से जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी, क्योंकि अगर 40 देश भारत में आते हैं और लगभग 55 से ज्यादा देशों का डेलीगेशन आ रहा है, तो G20 जैसे जब हालात होंगे तो उसको लेके तो इस हालात में कहीं भी ऐसा मुनासिब नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा, कोई पुराने मंत्री हटा जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से मंत्री परिषद में परिवर्तन की बात है, क्योंकि लगभग 2 साल होने को आए हैं। 10 जून 24 को जब ये शपथ ग्रहण हुआ था उसके बाद से अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन आज की बैठक में हम मानते हैं अपनी विदेश यात्रा संबंधित वो जानकारी देंगे, जिसमें वो एमओयूज को धरातल पर लाने के लिए जो चर्चा होगी वो बताएंगे। साथ ही आगामी जो तैयारियां, चाहे ऊर्जा संकट से निपटने की हो, चाहे अफ्रीका समिट को लेकर तैयारियां हो, या बिगटेक अलायंस जो 1 जून को हो रही है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की और जिसकी अध्यक्षता भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर कर रहे हैं, तो उन सब पे चर्चा
होगी। जी ठीक है, यानी प्रशांत जी एक बात तो आपने ये क्लियर जरूर कर दी है कि फेरबदल होगा, लेकिन शायद अभी ये सही मौका, सही वक्त नहीं है कि अभी फेरबदल किया जाएगा। अभी चूंकि वो 5 देशों का दौरा करके, हाँ 5 देशों का दौरा करके वो भारत वापस लौटे हैं, तो अगर 5 देशों का भी आपने अभी जिक्र किया, चाहे स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, इटली, यूएई का जिक्र हो रहा है, हम एक तरफ अगर मिडिल ईस्ट का पूरी की पूरी पिक्चर अगर हम देखते हैं और दूसरी तरफ अगर हम भारत को और तमाम सेक्टर्स को लेकर के बात करते हैं, तो ये जो विशेष दौरा रहा है 5 देशों का, तो दोनों तरफ कैसे इंपैक्ट डालेगा? भले ही हम अपने भारत के विकास को लेकर तमाम सेक्टर्स पर बात करें, या फिर मिडिल ईस्ट की वजह से जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है भारत को लेकर, वो कैसे इंपैक्ट डालेगा ये दौरा? निश्चित रूप से इस दौरे से आप एक चीज समझिए, हमारा दौरा यूएई से शुरू होता है और यूएई हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे वो गैस और ऑयल हो। भारत अपने नए विकल्प तलाश रहा है। कल भी मेरी बात हुई थी तिमोर लेस्ते के राजदूत से, तो भारत ने नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। वहां भी ऊर्जा गैस का भंडार है, वो बता रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने उनसे भी चर्चा की है। तो वही कार्य मोदी जी ने भी किया है, उन्होंने भी जाके, प्रधानमंत्री मोदी लगातार जा रहे हैं, चाहे वो यूएई गए हो, यूएई में भी उन्होंने नए ऑप्शन तलाशे, चाहे वो जल मार्ग के नए रास्ते हो, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट आज किसी के लिए सिक्योर नहीं है और फ्यूचर में माना जा रहा है कि ईरान उस पर नई बंदिशें जैसे लगानी शुरू की है, वो और ज्यादा होंगी। उसे आप उसका टोल टैक्स कह सकते हैं। तो अब उसका ऑप्शन क्या है, क्योंकि सबको गैस, ऑयल, बाकी एनर्जी चाहिए, तो निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन यूएई है, जो बिना हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए भारत तक अपना गैस और ऑयल पहुंचा सके। इसी प्रकार से हम बात करें, चाहे वो नॉर्वे की, नीदरलैंड की, स्वीडन की, तो आईटी हो, उसके अलावा एआई का क्षेत्र हो, या फिर अन्य जो भी औद्योगिक विकास के क्षेत्र हैं, और भारत के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका है। अच्छा, आप देखिए, इटली को हमने विशेष रणनीतिक पार्टनर का दर्जा दिया है कल की बैठक में, और कहीं ना कहीं डिफेंस में हम उनके साथ आगे अपने जो रक्षा सौदे हैं उनको बढ़ा रहे हैं। वहीं इटली के साथ, जो यूरोप में भारत का सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है, हम जो मिडिल ईस्ट और यूरोप को कॉरिडोर डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि नया रेल मार्ग हम वहां से डेवलप करेंगे, तो उस पे एक गंभीर चर्चा हुई है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के व्यापार के नए क्षेत्रों को खोलेगा और निश्चित रूप से भारत की जनता को उसका फायदा मिलेगा। जी ठीक है, जब नया विकल्प प्रशांत जी ढूंढा जाता है, ये हमेशा से हर किसी को पता है, तमाम देशों का दौरा करके नए विकल्प की तलाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं भारत के लिए, तो ऐसा भी देखिए होता ही है कि दोनों देशों की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। भारत की कुछ अलग कंडीशंस होंगी, कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो 5 देशों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिन्हें फॉलो करना होगा दोनों देशों को। अब ऐसे में क्या सिर्फ पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आया है 5 देशों की तरफ से, या फिर कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं तमाम सेक्टर्स को लेकर, तमाम बड़े एमओयू या समझौते को लेकर? देखिए, डिप्लोमेसी में एक बात हमें समझनी होगी, सभी देश अपने फायदे देखते हैं, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि हम जहां जाएंगे सिर्फ भारत के ही फायदे देखे जाएंगे। ये विन विन सिचुएशन कहलाती है कि आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। तो भारत जहां गया है, देखिए हम इटली से ही बात करते हैं जो सबसे एंड में रहा। इटली सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्टनर बन चुका है इंडिया का, और वो भी चाहता है कि यूरोप में जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी आप करना चाहें, तो इटली उसका एक गेटवे बन जाए, जिससे इटली को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। और हम भी चाहेंगे जो हमारे वहां भारतवंशी रह रहे हैं, उनके माध्यम से हम अपनी पॉपुलेशन और बढ़ाएं, जो भी 2.5 लाख है उससे बढ़ के हम वहां करें, हमारे एनआरआई बिजनेसमैन जो कर रहे हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि इन एमओयूज के पीछे क्या है, देखिए हम अपना हित देख रहे हैं, वो अपना हित देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी पक्ष ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफा हित से अपना कार्य कर ले। विन विन सिचुएशन पे हमेशा एमओयू होते आए हैं। यूएई भी अपना ऑयल और गैस हमें देना चाह रहा है, तो हम लेना भी चाह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप से हमें जो मिडिल ईस्ट का रास्ता खोलना है, तो उसमें इजराइल भी बीच में है, सऊदी भी है, तो एक बहुत लंबा कॉरिडोर जो होगा। तो लगातार जो एमओयू हुए हैं, ग्लोबल टूर जो करके आए हैं हमारे प्रधानमंत्री, और उसमें जो एमओयू हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, आईटी हो, एआई हो, उसमें दोनों ही देशों के फायदे। बिल्कुल कह सकते हैं कि भारत
की सिचुएशन कंडीशन को एक बार दोबारा से सही रास्ते पर लाने के लिए ये दौरा प्रधानमंत्री ने किया। टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन राहत की सांस भारतीय आने वाले वक्त में जरूर ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।